हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की जो थर्ड यूनिट डिस्कस कर रहे थे उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स हम कंप्लीट करने वाले हैं वो है, फर्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, देन जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे एंड मोड ऑफ एक्शन क्या होता है डिसइंफेक्टेंट्स का वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिसइंफेक्शन। सो डिसइंफेक्शन जो प्रोसेस होता है उसे इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डिसइंफेक्टेंट्स जो है इसका मतलब क्या होता है। सो डिसइंफेक्टेंट्स जो है इसका जनरली ये मतलब होता है ऐसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो कि क्या करते हैं, जो नॉन लिविंग सर्फेसेस होते हैं उनके ऊपर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फर्श है, फर्श में क्या होता है, फर्श के ऊपर कुछ गिर गया तो उसे साफ करने के लिए हम इन जिन एजेंट्स को यूज़ करेंगे उन्हें हम बोलेंगे डिसइंफेक्टेंट्स। एंड जो प्रोसेस होता है कि मतलब कोई फर्श है वो साफ हो गई तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिसइंफेक्शन। ठीक है, अब जो डिसइंफेक्शन होता है इसके अंदर क्या होता है कि या तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएंगे वहाँ से, मतलब कम्प्लीटली उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि वो कम हो जाएंगे नंबर में, जिससे कि जो अपना गलत इफेक्ट है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो साइड इफेक्ट है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, अब जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स का क्या काम होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसी भी सरफेस के ऊपर से रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं ये बैक्टीरियोस्टैटिक भी हो सकते हैं या फिर बैक्टीरियोसाइडल भी हो सकते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक जो है ये एक वर्ड है, बैक्टीरियोस्टैटिक। तो स्टैटिक वर्ड इसके अंदर आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकते हैं। एंड दूसरा वर्ड आता है बैक्टीरियोसाइडल, इसके अंदर साइडल आता है तो साइडल का मतलब होता है किल करना, तो उसका मतलब ये हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें कम्प्लीटली किल कर दिया जाता है। ठीक है, तो डिसइंफेक्टेंट्स के अंदर दो प्रोसेसेस हो सकते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब है कि उनकी ग्रोथ रुकी है एंड बैक्टीरियोसाइडल का मतलब है कि उनको कम्प्लीटली किल कर दिया गया है। ठीक है, सो ये था सिंपली डिसइंफेक्टेंट का मतलब। नाउ सेकेंड हम जानेंगे एंटीसेप्टिक जो है इस टर्म का क्या मतलब होता है। सो एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं ये ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लिविंग सरफेस के ऊपर से रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर से सबसे मेन डिफरेंस तो ये हो गया डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक के बीच में। डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं नॉन लिविंग सरफेसेस के ऊपर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करते हैं एंड जो एंटीसेप्टिक होते हैं लिविंग जो सरफेस है वहां से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, जैसे कि एंटीसेप्टिक के अंदर जैसे स्किन हो गई, स्किन के ऊपर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे तो एंटीसेप्टिक को यूज करेंगे। अब जो एंटीसेप्टिक होती हैं डिसइंफेक्टेंट्स के अंदर ही आती हैं, तो एंटीसेप्टिक जो है ये स्पेसिफिक डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं जिन्हें लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने के लिए। तो एग्जाम के अंदर हमसे कभी कभी पूछा जाता है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, तो एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्शन दोनों को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स जो है वो सेम ही होते हैं, तो हम दोनों जगह पर सेम ही फैक्टर्स को जो है लिख सकते हैं। मतलब डिसइंफेक्टेंट्स के लिए हम जो भी चीज़ लिखेंगे वही हम एंटीसेप्टिक के लिए भी लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर हमारे पास अगर एंटीसेप्टिक का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, सो ये हो गया डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक की डेफिनेशन। नाउ हम देखते हैं क्लासिफिकेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं डिसइंफेक्टेंट्स का। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट्स का क्लासिफिकेशन। सो हम दो बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, मतलब जो गिवन डिसइंफेक्टेंट है उसकी कंसिस्टेंसी क्या है या फिर उसकी जो स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या है, उसके बेसिस पे जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो दो क्लासेस के अंदर डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट आते हैं लिक्विड डिसइंफेक्टेंट्स एंड सेकेंड आते हैं गैसियस डिसइंफेक्टेंट्स। अब लिक्विड डिसइंफेक्टेंट सिंपली वही हो गए जो कि लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर के अंदर है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आता है एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। सेकेंड आते हैं गैसियस, तो जो डिसइंफेक्टेंट्स गैसियस स्टेट ऑफ मैटर के अंदर होते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। इसका एग्जांपल है फॉर्मेल्डिहाइड वेपर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बेसिस आता है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब जो डिसइंफेक्टेंट है वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है, किस तरीके से अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बेसिस पे जो हमारे पास डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो 5 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट वन इज डिसइंफेक्टेंट्स एक्टिंग ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब ऐसे डिसइंफेक्टेंट्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक्ट करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल आता है अल्कोहल एंड डिटर्जेंट्स। सेकेंड आते हैं डिसइंफेक्टेंट्स डीनेचरिंग द सेलुलर प्रोटीन्स, मतलब जो सेलुलर प्रोटीन्स अंदर उन्हें डीनेचर करते हैं, मतलब उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं, वो वाले डिसइंफेक्टेंट्स। सो इसके अंदर एग्जांपल आता है अल्कोहल एंड फिनॉल। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डिसइंफेक्टेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एसेंशियल सल्फाइड्रल ग्रुप्स ऑफ एंजाइम्स। सो
ऐसे डिसइंफेक्टेंट्स जो कि एसेंशियल सेल्फ हाइड्रल ग्रुप्स होते हैं एंजाइम्स के, उन्हें ऑक्सीडाइज करने वाले जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो, इसके अंदर एग्जांपल आता है H2O2 जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, एंड हेलोजेंस जो है वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसइंफेक्टेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्काइलेशन ऑफ अमीनो कार्बोक्सिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो ऐसे डिसइंफेक्टेंट्स जो कि अमीनो कार्बोक्सिल हाइड्रोक्सिल ये सारे ग्रुप्स जो है इनका एल्काइलेशन करते हैं, तो इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसइंफेक्टेंट्स डैमेजिंग द न्यूक्लिक एसिड्स, मतलब जो न्यूक्लिक एसिड्स है डीएनए एंड आरएनए उन्हें डैमेज करने वाले डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अंदर एग्जांपल आता है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। सो ये हो गया सिंपली क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसइंफेक्टेंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कोई भी पर्टिकुलर डिसइंफेक्टेंट है वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या होगा एक्ट करने का, वो चीज़ जो है हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे यहाँ पर क्लासीफाई करा था, तो ऐसे ही अब हम कुछ पर्टिकुलर डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सो ये सारे जो हैं डिसइंफेक्टेंट्स, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ये अल्कोहल्स, phenols and its derivatives, aldehydes, halogens, heavy metals, oxidizing agents, surface active agents and dyes, ठीक है। इन सब का मोड ऑफ एक्शन जो है वो अभी हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करें मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन का जनरली मतलब होगा क्या, डिसइंफेक्टेंट्स क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कोई एक जो पर्टिकुलर डिसइंफेक्टेंट है वो किस तरीके से, किस प्रोसेस से जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकेगा या फिर उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं अल्कोहल के बारे में। सो ये एक ऐसा डिसइंफेक्टेंट है जो किस तरीके से एक्ट करता है, फर्स्ट आता है बाय डिहाइड्रेटिंग द सेल्स, मतलब कोई भी जो सेल है उसे ये डिहाइड्रेट कर देता है, मतलब उसके अंदर से वाटर को जो है रिमूव कर देता है। सेकेंड है बाय डिस्टर्बिंग द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, ये जो है बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसे डिस्टर्ब कर देता है, मतलब उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड थर्ड इज बाय कोएगुलेटिंग द प्रोटीन कंटेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो कोई भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हमें वहाँ से रिमूव करना है, क्या करता है ये कि उसकी जो प्रोटीन कंटेंट है उसे कोएगुलेट कर देता है। जैसा हमने कोएगुलेशन टॉपिक पढ़ा हुआ है, ब्लड कोएगुलेशन, तो ये क्या करता है कि जो प्रोटीन कंटेंट होता है उसे कोएगुलेट कर देता है। तो इस तरीके से क्या है, अल्कोहल जो है वो डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी शो करता है। ये तीन तरीकों से इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो होता है, ठीक है। अब जो अल्कोहल होते हैं बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है ये एंटी माइक्रोब्स होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए इन्हें बहुत ही ब्रॉडली जो है यूज़ किया जाता है। एंड जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड अल्कोहल्स होते हैं जिन्हें हम डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ करते हैं वो होता है इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। एंड अल्कोहल्स के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे जो लेंथ होती है चेन की, कार्बन चेन की लेंथ को जैसे जैसे इंक्रीज किया जाता है वैसे वैसे जो इसकी बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टी है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने की प्रॉपर्टी है, वो भी उसके साथ साथ इंक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम जानेंगे फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स के बारे में। तो फिनॉल जैसे हम सबको पता है, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, बेंजीन रिंग है उसके ऊपर OH अटैच्ड है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम फिनॉल बोलते हैं, ठीक है। एंड इसके डेरिवेटिव्स का मतलब हो गया कि फिनॉल के साथ में और कोई ग्रुप हमने जोड़ दिया, जैसे यहाँ पर हमने CH3 ग्रुप जोड़ दिया या फिर हमने यहाँ पर CH3 ग्रुप जोड़ दिया, तो इस तरीके से ये जो है इसके डेरिवेटिव्स हो जाते हैं। तो ये जो है वो डिसइंफेक्टेंट के रूप में किस तरीके से एक्ट करते हैं। सो फिनॉल जो होते हैं ये एक्ट करते हैं बाय डिसरप्टिंग द सेल मेम्ब्रेन। सो जो सेल मेम्ब्रेन होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उसे डिस्टर्ब कर देते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। बाय प्रेसिपिटेटिंग द प्रोटीन्स एंड बाय इनएक्टिवेटिंग द माइक्रोबियल एंजाइम्स। तो जो प्रोटीन्स है या तो उन्हें प्रेसिपिटेट कर देंगे या फिर जो माइक्रोबियल एंजाइम्स होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें इनएक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी एक्टिविटी जो है उसे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देन दे ऑल्टर द सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोबियल सेल। ये क्या करते हैं, जो माइक्रोबियल सेल है, ठीक है, उसकी जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उसकी जो सेलेक्टिव परमेबिलिटी होती है उसे ये चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट उसके अंदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उनके सेल के अंदर वो बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते। अब फिनॉल जो है इसकी कंसंट्रेशन हम कितनी यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हुए ये जो है ये बैक्टीरियोसाइडल भी हो सकते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। जो ये फिनॉल होते हैं कोल तार से डिराइव होते हैं एंड जो मोस्ट कॉमनली यूज फिनॉल एंड उसके डेरिवेटिव्स जिन्हें हम डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ करते हैं वो होते हैं फिनॉल, क्रीसॉल, लाइजोल एंड और भी बहुत सारे हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम जानेंगे एल्डिहाइड्स के बारे में। अब जो एल्डिहाइड क्या होते हैं, एल्डिहाइड वो हो गए जिनके साथ में CHO ग्रुप जो है वो अटैच होते हैं, उन्हें हम एल्डिहाइड कहते हैं। तो एल्डिहाइड्स क्या करते हैं, ये जो अमीनो कार्बोक्सिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं उनका एल्काइलेशन कर देते हैं। एंड दूसरा जो ये करते हैं, क्या करते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उसे ये डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोब की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर एग्जाम्पल्स क्या क्या आते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है ये बैक्टीरियोसाइडल की तरह भी काम करता है, स्पोरिसाइडल की तरह भी काम करता है, वायरोसाइडल की तरह भी काम करता है। ठीक है, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये बैक्टीरिया को भी किल करता है, स्पोर्स को भी किल करता है एंड वायरसेस को भी किल करता है। अब जो ये फॉर्मेल्डिहाइड है इसे हम एक्वस फॉर्म के अंदर भी यूज़ करते हैं एंड साथ ही साथ जो गैसियस फॉर्म होती है उसके अंदर भी हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है ग्लूटाल्डिहाइड। ये क्या होता है, ये हाईली इफेक्टिव होता है बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस के अगेंस्ट। ठीक है, अब जो एल्डिहाइड्स होते हैं ये इफेक्टिव होते हैं सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट एज वेल एज जो भी स्पोर्स होते हैं उनके अगेंस्ट भी इफेक्टिव होते हैं। मतलब ये जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड स्पोर्स, इन सबको किल करने में हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हैलोजेंस का मोड ऑफ एक्शन। तो हैलोजेंस क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं जो भी माइक्रोब्स के जो सेलुलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसके लिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि हैलोजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, इसलिए ये क्या करते हैं कि जो भी माइक्रोब्स के सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एंड साथ ही साथ उन्हें बहुत ही ईजिली जो है ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, अब हैलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स होते हैं एंजाइम्स के, उन्हें ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, तो मतलब जो हमारे पास माइक्रोब है उसके अंदर जो सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स प्रेजेंट है एंजाइम्स के, उन्हें ये डैमेज कर देते हैं ऑक्सीडेशन करके। ठीक है, अब जो आयोडीन है ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करता है कि ऑक्सीडेशन के द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट माइक्रोबियल मेटाबॉलिक कंपाउंड्स होते हैं उन्हें ये डिस्ट्रॉय कर देता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, एंड साथ ही साथ ये क्या करता है, जो टायरोसिन अमीनो एसिड है उसके साथ ये कंबाइन करता है एंड जो भी एंजाइम्स या फिर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं माइक्रोब के अंदर उसे ये इनएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आयोडीन एक्ट करता है। देन क्लोरीन जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मेशन कर देता है एंड जो ये हाइपोक्लोरस एसिड होता है इसकी वजह से जो होता है डिसइंफेक्टेंट की तरह एक्ट करता है क्लोरीन एंड उसके जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं वो भी, क्योंकि हाइपोक्लोरस एसिड क्या करता है, ये जो है ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो क्लोरीन के द्वारा शो होती है, मतलब माइक्रोब्स को किल करने में या उनकी ग्रोथ को रोकने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो क्लोरीन जो है वो वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड साथ ही साथ जो हाइपोक्लोरस एसिड फॉर्म कर देता है, इसकी वजह से जो है क्लोरीन की एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। ठीक है, अब जो वाटर होता है उसके अंदर जो हाइपोक्लोराइड्स एंड क्लोरामीन्स होते हैं वो हाइपोक्लोरस एसिड के अंदर हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड्स का ब्रेकडाउन होता है तो HCl एंड नेसेंट ऑक्सीजन जो है इसका फॉर्मेशन होता है। अब जो ये नेसेंट ऑक्सीजन है ये जो है ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, तो ये क्या करती है कि जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो शो करती है एंड ये नेसेंट ऑक्सीजन भी माइक्रोब्स को किल करने में हेल्प करती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ हैवी मेटल्स। अब हैवी मेटल्स जो मोस्टली हैवी मेटल्स यूज होते हैं वो है मरकरी, सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, अब ये एक्ट किस तरीके से करते हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये जो होते हैं सेलुलर प्रोटीन्स जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, उनके साथ में बाइंड करते हैं, उन्हें इनएक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है एंड वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल जैसे हम देखते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड जो है वो सल्फ हाइड्रल ग्रुप जो है उसके साथ में कंबाइन कर जाता है एंड इससे क्या होता है कि जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो उसके अंदर इनएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, जो सल्फ हाइड्रल ग्रुप है बैक्टीरिया का उससे मर्क्यूरिक क्लोराइड कंबाइन हो गया एंड उसकी वजह से जो भी उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि एंजाइम है एंड ये सल्फ हाइड्रल ग्रुप है एंड साथ में मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ में इसकी रिएक्शन होती है। तो पहले जो हमारे पास था रिएक्शन के पहले ये एक एक्टिव एंजाइम था, बट जब इसके साथ में मर्क्यूरी बाइंड हो गया तो उससे क्या हुआ, ये इनएक्टिव एंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हैवी मेटल्स का मोड ऑफ एक्शन होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का मोड ऑफ एक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसा कि अभी हमने हैलोजेंस के अंदर डिस्कस करा था, ये सभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे, तो इन्हीं के बेसिस पे जो है इसका भी मोड ऑफ एक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स है उनकी सेल मेम्ब्रेन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जिससे जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है वही उसमें लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से फिर माइक्रोब्स बचता ही नहीं है एंड साथ ही साथ क्या होता है, माइक्रोब्स जो है उसका सेल लाइसिस या फिर जो है उसकी डेथ
हो जाती है। इस तरीके से जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स काम करते हैं। इसके अंदर मेन जो है क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों का सबसे ज़्यादा रोल रहता है। देन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ये भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो भी इसी तरीके से एक्ट करता है। देन जो क्लोरीन होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मेशन करता है। हाइपोक्लोरस एसिड से नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए, ठीक है। वो सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। नेक्स्ट आता है सरफेस एक्टिव एजेंट्स। तो सरफेस एक्टिव एजेंट्स का मोड ऑफ एक्शन किस तरीके से होगा? सबसे पहले तो जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स आते हैं इसके अंदर मेनली आते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। अब ये जो होते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इनके अंदर क्या होता है, फैट सोल्यूबल भी एंड वाटर सोल्यूबल भी, दोनों तरह के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसका ड्यूअल नेचर होता है क्योंकि फैट सोल्यूबल भी होता है एंड वाटर सोल्यूबल भी होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के जो सर्फेसेस होते हैं वहाँ पर ये जो होते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये वहाँ पर कंसंट्रेट होने लग जाते हैं, ठीक है। एंड इसकी वजह से क्या करते हैं कि ये मेम्ब्रेन जो होती है उसे डिस्टर्ब कर देते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो माइक्रोब है उसके अंदर, जो सेल के अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो माइक्रोब है उसकी ग्रोथ रुक जाती है या फिर उसकी कंप्लीट डेथ हो जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, सिंपली जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं वो मेम्ब्रेन के आसपास इकट्ठे होने लग जाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में क्या होता है कि मेम्ब्रेन इसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से सरफेस एक्टिव एजेंट्स जो है इनका मोड ऑफ एक्शन होता है। अब सरफेस एक्टिव एजेंट्स जो है इन्हीं के अंदर क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स भी होते हैं। ये क्या करते हैं, जो सेल प्रोटीन्स होते हैं उन्हें डीनेचुरेट कर देते हैं, मतलब उनका जो है ब्रेक डाउन कर देते हैं। साथ ही साथ जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उनके साथ भी ये इंटरफेयर करते हैं, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही हैं उसे भी ये इंटरफेयर करते हैं। साथ ही साथ जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है उसे भी ये डैमेज कर देते हैं। इस तरीके से जो है क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स जो है ये एक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है डाइज। डाइज जो होती हैं ये बेटर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इन दोनों को हम रखेंगे तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उसे इजीली डिस्ट्रॉय करते हैं डाइज एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। एंड जो डाइज होती हैं ज़्यादा बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, बैक्टीरियोसाइडल नहीं होती। तो बैक्टीरियोस्टैटिक का क्या मतलब हो गया कि ये ग्रोथ को रोकती हैं एंड ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल नहीं करती हैं। अब हमारे पास दो तरह की डाइज होती है, एक होती है एनिलिन डाई एंड दूसरी होती है एक्रिडिन डाई। एनिलिन डाई जो है इसके अंदर आती है क्रिस्टल वॉयलेट, मेलेसाइट ग्रीन एंड ब्रिलियंट ग्रीन, ठीक है। एंड एक्रिडिन डाइज जो है इसके अंदर आता है एक्रीफ्लेविन एंड एमिनाक्राइन। अब जो एनिलिन डाइज होती हैं ये क्या करती हैं, जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है उसके सिंथेसिस के अंदर कुछ दिक्कत कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्रिडिन डाई क्या करती है, ये करती है कि जो सेलुलर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनके सिंथेसिस को इंटरप्ट कर देती है एंड साथ ही साथ जो प्रोटीन है उसके सिंथेसिस को भी इंटरप्ट कर देती है। इस तरीके से जो है एक्रिडिन डाई एंड एनिलिन डाई जो है इनका मोड ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट मोड ऑफ एक्शन जो है वो 8 टाइप के डिसइंफेक्टेंट्स के लिए डिस्कस कर लिया है। अब इन सबका मोड ऑफ एक्शन अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग तरीके से क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड आज का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिसइंफेक्शन। सबसे पहले डिसइंफेक्शन का क्या मतलब हुआ, डिसइंफेक्टेंट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करते हैं इस प्रोसेस को ही डिसइंफेक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ डिसइंफेक्शन हो गई या फिर जो कोई भी पर्टिकुलर डिसइंफेक्टेंट है उसकी पोटेंसी, मतलब उसकी कितनी एफिशिएंसी होगी, इस चीज़ को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर इज कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट। तो इसके अंदर क्या होगा कि हम कितनी कंसंट्रेशन ले रहे हैं डिसइंफेक्टेंट की, इससे जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ डिसइंफेक्शन। मतलब जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में हम डिसइंफेक्टेंट लेंगे उसकी जो रेट ऑफ डिसइंफेक्शन है वो उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। सेकंड फैक्टर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी रेट ऑफ डिसइंफेक्शन होगी, मतलब उतनी ही जल्दी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वहाँ से रिमूव किया जा सकेगा या फिर उन्हें किल किया जा सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पीएच ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब जहाँ पर हम ये डिसइंफेक्शन का प्रोसेस कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट का पीएच क्या होगा। तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम रेंज होती है जिसके अंदर वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो हमें क्या करना है कि एनवायरनमेंट का पीएच ऐसा रखना है जो कि उस ऑप्टिमम रेंज से या तो ज़्यादा हो या फिर कम हो, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पर ग्रो ना करें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फॉर्म्यूलेशन ऑफ द डिसइंफेक्टेंट, मतलब जो डिसइंफेक्टेंट है उसे जब प्रिपेयर किया गया है तो उसकी कंसंट्रेशन इस हिसाब से होनी चाहिए कि जो उसका इफेक्टिवनेस है वो मैक्सिमम
मैक्सिमम हो, ठीक है। जैसे कि अल्कोहल हो गई, वो अलग अलग कंसंट्रेशन के ऊपर अलग अलग तरीके से डिसइंफेक्टेंट के रूप में एक्ट करती है, तो उसकी इफेक्टिवनेस जिस कंसंट्रेशन पे सबसे ज़्यादा हो उसी कंसंट्रेशन की जो है हमें उसे बनाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिसइंफेक्टेंट। तो हर एक डिसइंफेक्टेंट जो होता है उसका अलग अलग केमिकल स्ट्रक्चर होता है, एंड उस केमिकल स्ट्रक्चर की वजह से ही उसकी जो डिसइंफेक्शन की प्रॉपर्टी होती है वो होती है। तो अगर हम कोई भी चेंज कर देंगे उसके स्ट्रक्चर के अंदर, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो इफेक्ट होगी। इस वजह से हमें उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो कोशिश करनी चाहिए कि उसे हम मेंटेन करके रख सके, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट। मतलब जहाँ पर डिसइंफेक्शन का प्रोसेस हो रहा है उसके आसपास उसके एनवायरनमेंट के अंदर जो भी इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं डिसइंफेक्शन के प्रोसेस को, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट जो है उसके प्रेजेंस में जो सिंपली डिसइंफेक्शन का प्रोसेस होगा वो नहीं हो पाएगा अगर उसके अंदर कोई भी इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे। जैसे कि आसपास बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट हो गया या फिर कोई भी फूड रेजिड्यू जो है वो वहाँ पर रह गया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि डिसइंफेक्शन जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है एंड डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप एंड नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट। तो जहाँ पर हम डिसइंफेक्शन का प्रोसेस करें, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करें, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस टाइप के हैं एंड वो कितने नंबर के अंदर प्रेजेंट है, ये दोनों चीज़ें जो है ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं डिसइंफेक्शन के प्रोसेस को। मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही जल्दी किल हो जाते हैं, एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिन्हें टाइम लगता है किल होने में। एंड अगर नंबर ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें किल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, एंड अगर कम नंबर में प्रेजेंट होंगे तो उन्हें किल करने में जो है कम टाइम लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो आज हमें टॉपिक डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। इसके नोट्स जो है वो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।